नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने आज एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट है 1950 से 2015 के बीच भारत में आबादी में हुए बदलाव के बारे में। हालांकि ये रिपोर्ट तमाम और देशों की आबादी के बारे में भी है, लेकिन भारत में इसके मायने हैं क्योंकि भारत में चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर आबादी को लेकर के, खास तौर पर हिंदू और मुस्लिम आबादी को लेकर के बड़ा सेंसिटिव मामला है और चुनाव इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो इसकी टाइमिंग को लेकर के तमाम लोग, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही है कि आखिर बीच चुनाव में क्यों ये रिपोर्ट जारी की गई। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो आखिर ये समय क्यों चुना गया? देखिए, राजनीति में समय की बड़ी महिमा है। हर एक चीज समय के मुताबिक हिट और फ्लॉप होती है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये भी हिट होगी या फ्लॉप होगी, किसके लिए हिट होगी, किसके लिए फ्लॉप साबित होगी, ये मायने है। 4 जून को इसका पता चलेगा। आखिरकार ठीक चुनाव के बीच में ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई? इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल हैं। उसमें पहला सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी या एनडीए या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के लिए एक बड़ा ही बड़ा मुद्दा मिल गया है, बहुत ही बड़ा मुद्दा मिल गया है। दूसरा सवाल, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है कि इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है? तीसरा सवाल, क्या इससे पोलराइजेशन यानी कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है? क्या ये रिपोर्ट इतनी कारगर है कि इससे धार्मिक ध्रुवीकरण होगा और वोट पैटर्न बदल जाएगा? चौथा सवाल, क्या अगले चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ जाएगा इस रिपोर्ट की वजह से? इसको भी जानेंगे। पांचवा सवाल है कि क्या ये मुद्दा बीजेपी को एक बार फिर सत्ता की चाबी सौंपेगा? पांचवा सवाल, या यूं कहें छठा सवाल, क्या विपक्ष के पास इसकी कोई काट है? इस वीडियो में इन सवालों के जवाब टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट बता देते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। इसके मुख्य बिंदु आपको बता देते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है। 1950 से 2015 तक की आबादी में हुए बदलाव के आंकड़े इसमें बताए गए हैं कि किस तरीके से आबादी के डेमोग्राफिक चेंज आए हैं। कोई आबादी कितनी बढ़ी है, कोई आबादी कितनी घटी है, उसके आंकड़ों को लिया गया है और इस रिपोर्ट में रखा गया है। और ये रिपोर्ट बताती है कि कुल आबादी में बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय यानी कि हिंदू आबादी की हिस्सेदारी कितनी कम हुई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 7.81% की इसमें कमी आई है, यानी हिंदू आबादी 7.81% कम हो गई है, जो 1950 में थी और जो 2015 में आई तो उसमें 7.81% की कमी पाई गई। वहीं इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ी है। ये बहुत बड़ा उछाल है, यही सेंटर पॉइंट है। चौथी बड़ी बात है इसमें कि जो कुल आबादी है उसमें से बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय यानी कि हिंदू आबादी की हिस्सेदारी जो पहले थी वो 84.68% थी 1950 में,
84.68%। जब 2015 आते आते वो आबादी 78.06% पर आ गई। एक बड़ा डाउनफॉल देखा गया। पांचवा पॉइंट इसमें जो है वो है कि कुल आबादी में जो मुस्लिम समुदाय की आबादी है, जो हिस्सेदारी है, वो 1950 में 9.84% थी, 10% से भी कम थी। लेकिन 2015 आते आते 14.09% हो गई, यानी करीब 15% के आसपास हो गई। तो ये एक बड़ा उछाल है। ये पॉपुलेशन में हिस्सेदारी की बात हो रही, पूरी पॉपुलेशन, पूरी आबादी में। वहीं ईसाइयों की आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है, सिखों की आबादी में 6.58% की बढ़ोतरी हुई है, और बौद्धों की आबादी में भी मामूली सा अंतर आया है। जैन और पारसी बिरादरी की जो संख्या है वो घटी है। तो यानी हिंदू, जैन और पारसियों की आबादी घटी है, बाकी आबादी बढ़ी है। इस आर्थिक सलाहकार परिषद, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसने 167 देशों में सर्वे किया है और उसके बाद ये रिपोर्ट बनाई है और ये इसे प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दक्षिण एशिया में म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर बहुसंख्यक आबादी घटी है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है जहां पर बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय की हिस्सेदारी घटी है। तो ये रिपोर्ट मोटे मोटे ये तथ्य सामने लाती है। अब बात करते हैं जो इसके निहितार्थ हैं, जो चुनाव के बीच में लाने की वजह जो है वो क्या है। क्या 3 चरणों तक प्रधानमंत्री मोदी या एनडीए गठबंधन जो मुद्दे ला रहा था जनता के बीच में, वो मुद्दे कारगर नहीं हो रहे थे? ऐसा मतदान का परसेंटेज देख के पता चलता है। कोई भी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इस बात को लेकर के चिंतित था कि इस बार मतदान परसेंटेज बढ़ क्यों नहीं रहा, उत्साह दिख क्यों नहीं रहा है। और माना यह जा रहा था चूंकि एनडीए यानी जो सरकार है, सरकार की तरफ से कोई खास मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं, रणनीति उनकी काम नहीं कर रही है, और इस वजह से जो सरकार के पक्ष में वोट डालने वाला मतदाता है उसमें जोश नहीं है, उदासीनता है। शायद इसलिए भी कि 400 पार का नारा दिया गया, तो वोटर ने समझा कि बीजेपी तो वैसे ही जीत रही है, वोट डालने से क्या हो जाएगा, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, मोदी जी हैं तो सरकार तो बनी जाएगी, जीत जाएंगे, 400 पार आने की बात कर रहे हैं। एक पक्ष ये भी है लोगों का। दूसरा पक्ष ये है कि मोदी जी, अमित शाह जी या एनडीए की जो रणनीति है इस बार कुछ काम अच्छे से कर नहीं पा रही है, और यही वजह है कि बार बार ट्रैक चेंज करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को। हर बार हर चरण में कुछ नए मुद्दे लाए जा रहे हैं। अब तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, धर्म की एंट्री हो ही गई है, तमाम और चीजों की एंट्री हो गई है। तो अब तीसरे चरण तक इन सभी मुद्दों पर जनता ने कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया। तो माना यह जा रहा है कि क्या जो मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं वो प्रभावहीन हो गए हैं क्या? क्या वो अपनी बात को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं क्या? जबकि देश के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं वो, बावजूद इसके वो अपनी बात को, अपने मुद्दों को जनता तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहें जनता उन मुद्दों को ग्रहण नहीं कर रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसी में ये सवाल उठता है कि 3 चरणों के बाद आखिरकार आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये रिपोर्ट क्यों जारी की, जिसमें ये कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी घटी है। दरअसल ये ऐसा मुद्दा है जिसमें कि हिंदू बहुत सेंसिटिव है इसको लेकर के,
और वो चाहे पढ़ा लिखा हिंदू हो, चाहे अनपढ़ हिंदू हो, जब उसे ये पता चलता है कि हमारी आबादी कम हो रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तो उसे एक चिंता होती है। और वो चिंता पॉलिटिकल पार्टियों ने धीरे धीरे करके उनके जेहन में डाल दी है कि कहीं भारत इस्लामिक स्टेट की तरीके से आगे कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं भारत एक ऐसा देश तो नहीं बन जाएगा जहां हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बन के रह जाएंगे। ये लोगों के जेहन में, वो चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ हो या कम पढ़ा लिखा हो, उसके बीच में इस बात की चर्चा होती रहती है और ये एक डर लगा रहता है। तो उसी डर को क्या और ज्यादा सेंसिटाइज करने के लिए, और ज्यादा उभारने के लिए जब चुनाव हो रहे हैं उसके बीच में इस रिपोर्ट को लाया गया है, जिससे कि हिंदू आबादी के बीच में एक ये मैसेजिंग हो सके कि देखिए आपकी आबादी कम हो रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। और ये चिंता जब ये रिपोर्ट जारी हुई तो बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड्स नेता जो हैं वो टूट पड़े और उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक स्थिति है। किसी ने कहा कि ये कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुई है, तुष्टीकरण की वजह से हुई है। अगर सरकार आएगी तो इस पर कुछ ना कुछ काम करना होगा, पाबंदी लगानी होगी, जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी लानी होगी, वगैरह वगैरह तमाम अपने अपने बातें, बयान नेताओं ने दिए। अब सवाल ये है कि क्या ये सही दिशा में आई हुई रिपोर्ट है और सही टाइम पर आई हुई रिपोर्ट है? क्योंकि एनडीए का कोई मुद्दा लोगों तक पहुंच नहीं रहा, क्योंकि विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस जिन मुद्दों को उठा रहा है वो मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं और आम जनमानस के मुद्दे हैं, और वो आम जनमानस के मुद्दे कन्विंसिंग है। जिस तरीके से राहुल गांधी बेरोजगारी की बात लगातार कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, यानी कि व्यापारियों को एड्रेस कर रहे हैं, नोटबंदी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे पे घेर रहे हैं, बिजली पानी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, दवाई, अस्पताल, स्कूल के मुद्दे पर घेर रहे हैं, यानी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो मुद्दा विपक्ष बना रहा है। अब वो कन्विंसिंग मुद्दा है। लोगों को जो चीज लोग झेल रहे होते हैं, रैली में आए हुए लोग गरीब लोग होते हैं, और उन जब गरीब लोगों को कहा जाता है कि आपके बच्चे के लिए नौकरी नहीं है, स्कूल नहीं है, दवाई नहीं है, तो वो व्यक्ति कन्विंस होता है। वो मोदी जी की बातों से उतना कन्विंस इस बार नहीं हो रहा है। 2 चुनाव में तो खूब हो रहा था, लेकिन इस बार कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। ये रिपोर्ट जब आई और ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, ये एक डर पैदा करता है, और वो डर मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है या होगा आगे चल के, ऐसा कहा जा सकता है बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी को कोई मुद्दे बीजेपी के पास जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, और ये मुद्दा बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो सकता है, और इसकी जो काट है वो विपक्ष के पास फौरी तौर पे उनके बयानों से लगा नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके इसको काउंटर करने की कोशिश की और वो बेसिक मुद्दों पर फिर लौटे। उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे मुद्दे हैं उनसे भटकना नहीं है। इसका मतलब इसके काउंटर में विपक्ष अपने मुद्दों पे डटा रहेगा,
यदि विपक्ष अपने मुद्दों पे डटा रहता है, वो इस पिच पे आता ही नहीं है, हिंदू मुसलमान की पिच पे अगर वो नहीं आता है विपक्ष, तब तो ये मुद्दा, तब तो ये रिपोर्ट कोई कमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को काउंटर करने की कोशिश इसी तरीके की बयानबाजी से अगर करेंगे, हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी से अगर वो भी करेंगे, तो फिर वो मोदी जी की पिच पे आ जाएंगे और मोदी जी अपनी पिच पर किसी को सफल नहीं होने देते हैं। इस बार मोदी जी को अपनी पिच छोड़कर विपक्ष की पिच पर खेलना पड़ रहा और इसीलिए मुश्किल हो रहा है। अब विपक्ष कितना काउंटर करने में और कितना अपने मुद्दों पर डटे रहने में काम करता है, इस रिपोर्ट के निहितार्थ उसी में होंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो उसी में उसका रिफ्लेक्शन आएगा। इस रिपोर्ट की टाइमिंग बहुत अच्छी है। इस रिपोर्ट को चूंकि 167 देशों में सर्वे करके जारी किया गया, तो इस रिपोर्ट पर डायरेक्टली कोई हमला भी नहीं कर सकता है कि सिर्फ ये भारत की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट लंबे अध्ययन के बाद बनाई गई है, काफी समय से काम चल रहा होगा और सही समय पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। निश्चित तौर पर इससे बीजेपी और एनडीए को लाभ मिलेगा। अब वो लाभ कितना मिलेगा और विपक्ष उसको कितना काउंटर कर पाएगा, ये उनकी शैली, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी भाषण कला, कन्विंसिंग पावर पर डिपेंड करेगा। और मोदी जी आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट का जिक्र करेंगे, उनके तमाम नेता जिक्र करेंगे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, लोगों को डराने की भी कोशिश करेंगे कि देखिए आपकी आबादी कम हो रही है, आने वाले समय में अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो इसके दुष्परिणाम होंगे और देश, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि देश खतरे में है, वो एक बार फिर नैरेटिव सेट होगा कि देश खतरे में है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए। आज की इस एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।